रुख मध्य प्रदेश का करते हैं, जहां मुद्दा है पॉलिटिकल माइलेज का। मध्य प्रदेश में कोरोना पर काबू पाने की कड़ी कवायद के बावजूद संक्रमितों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। कुल केस 20,000 के पार जा चुके हैं। अब तक 700 के करीब लोगों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना की वजह से लगातार बड़े बड़े काम चल रहे हैं, तो वहीं अब मध्य प्रदेश विधानसभा का 20 जुलाई से शुरू होने वाला मानसून सत्र भी स्थगित हो गया है। सत्र सर्वसम्मति से स्थगित हुआ है और ऐसे में अब सवाल यह है कि इससे किसे पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा। साथ ही कांग्रेस को एक बार फिर जोर का बड़ा झटका लगा है। इससे वो कैसे उभरेगी और कांग्रेस पार्टी में ये भगदड़ आखिर जो मची है वो क्यों है, ये जानने की कोशिश करेंगे। आइए उसके पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र पर कोरोना की मार। 20 जुलाई से शुरू होने वाला सत्र स्थगित। सर्वदलीय बैठक में हुआ बड़ा फैसला। बड़ा सवाल, क्या 26 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की जंग में भी होगी और देरी? मध्य प्रदेश विधानसभा का 20 जुलाई से शुरू होने वाला मानसून सत्र स्थगित हो गया है। ये बड़ा फैसला प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में लिया गया। प्रोटेम स्पीकर ने कहा कि विधानसभा में सभी सदस्यों के बैठने के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। साथ ही सेंट्रल एसी होने के चलते कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा है। सर्वदलीय बैठक में प्रोटेम स्पीकर ने कहा कि सदन के प्रत्येक सदस्य की सुरक्षा बहुत जरूरी है, इसलिए मानसून सत्र स्थगित किया जा रहा है। हालांकि हैरानी इस बात को लेकर है कि ये फैसला सर्वसम्मति से हुआ है। दरअसल विपक्ष में बैठी कांग्रेस के पास इस वक्त तमाम मुद्दे हैं, जिसे लेकर वो सदन में सरकार को घेर सकती थी, लेकिन हल्ला बोलने के बजाय कांग्रेस ने सत्र को स्थगित करने को लेकर अपनी भी सहमति दी थी। सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के अलावा कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सज्जन सिंह वर्मा के साथ कई अधिकारी मौजूद थे। और इसलिए सर्वसम्मति से फिर माननीय अध्यक्ष महोदय आज चर्चा में ये फैसला हुआ कि ऐसी परिस्थितियों में सत्र चलाना उपयुक्त नहीं होगा। असामान्य परिस्थितियां हैं और इसलिए असामान्य फैसला किया है। 1,1200 का मजमा ही इकट्ठा होगा तो फिर हम दूसरों से कैसे कह सकते हैं कि ताजिए में 5 लोग इकट्ठे होंगे? फिर हम धार्मिक आस्था में कैसे कह सकते हैं कि पंडाल नहीं लगेंगे? तो इस सारी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारे जो सदन सर्वानुमति से जो सदस्य आए थे, महानुभावों ने सबने उन्हें स्वाभाविक निर्णय लिया। तो इस सारी स्थिति से महामहिम राज्यपाल जी को अवगत कराएं। तो ऐसे में इतने सारे विधायक और इतना बड़ा सचिवालय का स्टाफ कैसे रन करेगा? इसलिए इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए महामहिम से प्रार्थना करने का आज तय हुआ है। सत्र स्थगित होने के साथ ही कांग्रेस को एक बड़ा झटका भी लगा है। दरअसल नेपानगर से कांग्रेस विधायक सुमित्रा देवी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस तरह अब प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव वाली सीटों की संख्या 25 से बढ़कर 26 हो गई है। बहरहाल इस झटके से कांग्रेस कैसे खुद को उबारेगी इसका तो पता नहीं, लेकिन अब जब विधानसभा का मानसून सत्र स्थगित हो गया है तो देखना यह है कि कोरोना की वजह से प्रदेश की 26 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव भी और आगे बढ़ेंगे, और अगर चुनावी दंगल आगे बढ़ता है तो फिर इसका फायदा किसे मिलेगा और किसे ज्यादा नुकसान होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। किसे मिलेगा माइलेज, इस बेहद ही खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद खास पैनल है। ये तारुफ आपका करवा देते हैं। बीजेपी से जुड़ गए हैं पूर्व विधायक शौकतलाल तिवारी जी। तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका खास कार्यक्रम में। कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार जी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ लगे जुड़े हुए हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। मिथुन अहिरवार जी, सबसे पहले मैं आपके ही पास आऊंगी कि भाई हो क्या रहा है? देखिए रश जी, जिन लोगों ने लूट खसूट के पैसे से खरीद फरोख्त की सरकार बनाई है, क्या लूट खसूट? उनकी तरफ से ऐसे कदम उठाना
ये बहुत आश्चर्यजनक करने वाले कदम नहीं है। सर, हो क्या रहा है इससे मेरा सवाल ये है आप सवाल कि मेरा सवाल ये है कि आखिर ये हो क्या रहा है कि आप एक तो आप ये कहते हैं बैठे बिठाए आपने वॉक ओवर दे दिया है यहाँ पे सत्ता पक्ष को कि सर्वसम्मति से विधानसभा स्थगित कर दी गई। यही विधानसभा स्थगन को लेके जब कोरोना काल में तमाम कार्य हो सकते हैं, सारी चीजें हो सकती हैं और आप लोग हवाले हर चीज के दे सकते हैं, आपके पास तो अच्छा खासा मौका था कि भाई जितने भी मुद्दे हैं वो सदन में उठाए जा सकते थे, फिर चाहे छतरपुर का हो, फिर चाहे गुनाह का गुनाह हो, फिर चाहे तमाम सारे। तो उसके बाद भी आप लोगों ने सर्वसम्मति से ये फैसला ले लिया कि नहीं ठीक है विधानसभा को स्थगित कर दिया जाता है, मतलब आपने बैठे बिठाए अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। हर्ष जी, मेरा निवेदन यहाँ ये है कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड हमेशा रहा है कि राजनीति कुछ विषयों को लेकर के नहीं होनी चाहिए, स्थिति के अनुसार निर्णय लेने चाहिए। ठीक है। और यही निर्णय हमने तब भी लिया था जब हमारी सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी ये जिद कर रही थी कि आप सेशन बुलाइए, और सेशन में इन्होंने हमारी सरकार को पलटा। हमने तब भी यही कहा था कि कोविड-19 के केसेस काफी बढ़ रहे हैं। उस समय मध्य प्रदेश में 2 केसेस थे, आज 20,000 हैं। जब 2 केसेस पे हमने विरोध किया था कि सत्र नहीं चलना चाहिए, तो हमने अपने स्टैंड को आज भी फर्म रखा है कि आज भी हम मानते हैं जब स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, गणेश जी के पंडालों को अनुमति नहीं दी जा रही है, यही स्टैंड हमने तब रखा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मेरा प्रश्न है कि जब नरेंद्र मोदी जी ने होली मिलन समारोह कैंसिल कर दिया था, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने सदन चलाने की जिद क्यों की थी? तो मेरा प्रश्न केवल इतना है कि हमारा स्टैंड एक होना चाहिए। हम मानते हैं कि चाहे 2 केसेस मध्य प्रदेश में थे, आज 20,000 से ज्यादा हो गए, 1 मिलियन से ज्यादा केसेस पूरे देश में हैं। हमारा मानना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, एक जगह ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होने चाहिए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जी जाकर के 10-10 हजार लोगों की सभाएं ले लेते हैं, उससे तो कम ही लोग विधानसभा में जाते हैं। ठीक है। तो एक स्टैंड होना चाहिए। दूसरा जो आपने प्रश्न किया कि हमारी पार्टी को लोग छोड़ करके जा रहे हैं, इसकी शुरुआत तो कैलाश विजयवर्गीय जी ने पुष्टि कर दी थी। उन्होंने ही कहा था मेरे बॉस का आदेश होगा तो मैं सरकार गिरा दूंगा। जब हमारी सरकार थी तभी की बात मैं कर रहा हूं। तो उनका बॉस इतना स्ट्रांग है कि उनके बॉस ने कहा तो सरकार गिरा दिया। आपका बॉस सो रहा था क्या? देखिए रश्मि जी, अगर आप ये उम्मीद करें कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग 5 करोड़ दे रहे हैं तो हम 10 करोड़ लेकर के खड़े हो जाएं, तो ना हमारी पार्टी के पास इतना पैसा है और ना हम इस तरीके की खरीद फरोख्त की राजनीति में यकीन करते हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में जरूर ये होने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी का खांटी कार्यकर्ता आज घर पे बैठा रहेगा, वो जहर पिएगा और बाहर ही आकर के व्यक्ति मलाई खाएगा। हमने देखा 2 लोग कैसे, उन लोगों को राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया और ये जो आज तीसरी गई हैं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने जो मंडला में किया, जो छतरपुर में आज एक आदिवासी को बेल्ट से मारा, कल एक दलित महिला का ब्लाउज फाड़ करके उसको मारा, इन सब नीतियों से प्रेरित होकर के हमारी आदिवासी बहन भारतीय जनता पार्टी के काम से खुश होकर के गई होंगी और इस तरीके की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए वो जान लेते हैं। शंकर लाल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तिवारी जी, कई आरोप यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगा दिए गए हैं और कांग्रेस पार्टी ही आपसे कई सवाल कर रही है कि भाई जब कोरोना काल में सारे काम हो सकते हैं तो अगर सदन अगर चल जाता तो क्या चला जाता? जनता से जुड़े हुए मुद्दे ही उठाए जाते ना वहां पर। मैं कांग्रेस के मित्र से इतना ही कहूंगा कि वो जबरदस्ती जो नुक्कड़ मीटिंग टाइप बात डिबेट में कर रहे हैं कि एक बार तो बोलेंगे कोरोना और फिर बोलने लगे दलित, एक बार बोलने लगे कोरोना और एक बार बोलने लगे दलित। मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि सदन स्थगित करने का हुआ है, उसमें उनने अगर देखा होगा टीवी चैनल तो कमलनाथ जी वहाँ विराजे हुए और जब कमलनाथ जी वहाँ विराजे हुए हैं और ये सारा निर्णय अध्यक्ष के माध्यम से हुआ है। अध्यक्ष जी ने प्रोटेम स्पीकर ने खुद बैठक बुलाई और इन्हीं सारी बातों को लेकर के निर्णय हुआ है कि सदन स्थगित किया जाता है। तो अंदर मीटिंग में बैठ करके इनके नेता सहमति दे, सर्वसम्मति दे और बाहर इस तरह की ये लोग बात करें तो मैं सोचता हूँ उनके पास जवाब देने का, बात करने का कोई विषय नहीं है। इनके पास तकिया कलाम में रटा रटाया लूट खसोट। 70 साल तक कांग्रेस ने इस देश को लूट करके दिवालिया कर दिया था और इस स्थिति के बाद
आज जब प्रदेश में 15 महीने के अंदर इन्होंने सिर्फ कर्जा लेने के अलावा, ट्रांसफर करने के अलावा और रकम वसूली के अलावा कोई काम किया नहीं। कर्जा माफ का भाषण करते हैं, कर्जा माफ हुआ नहीं। और इनके विधायक इनसे पीड़ित होकर के क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा। कांग्रेस के विधायक क्षेत्र में जा नहीं पा रहे, जनता को मुंह नहीं दिखा पा रहे। ऐसी परिस्थिति में इनके 25, 26 विधायक कांग्रेस छोड़ के आ रहे, उसके बावजूद भी एक चकिया कलाम लग रहे, लूट करोड़ 10 करोड़ 5 करोड़। इस तरह की बकवास से कुछ होने वाला नहीं है। तकलीफ हो गई। सच ये है कि कांग्रेस की चुनाव है ना, उसमें छेद हो गए हैं और वो डूबती हुई नाव है। नहीं, लेकिन शंकर लाल जी, बड़ा सवाल ये है कि अगर कांग्रेस की नाव में छेद हो गया है और लोग डूबने से बच रहे हैं, तो वो बीजेपी के टाइटैनिक पर क्यों सवार होना चाहते हैं फिर? उन्हें बीजेपी की नीति, बीजेपी की विचारधारा, उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम बीजेपी में होंगे तो अपने जनता की सेवा, अपने क्षेत्र की सेवा, क्षेत्र का विकास कर पाएंगे, और इसलिए वो बीजेपी में आ रही है। उनका स्वयं निर्णय है। अच्छा। और इसमें ये कहना कि प्रलोभन दिया गया है, रुपए दिए गए, जितनी प्रॉपर्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये लगातार कहते रहे, लूट करोड़ पैसे लेकर के, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास जितना बजट और पैसा अपना सेल्फ है, उनको किसी से पैसे लेने की जरूरत है। ये तो आरोप आप लोग भी लगाते थे, ये आरोप तो आप लोग भी लगाते थे जब वो कांग्रेस में थे, तब तो आप लोग ही उनको, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब ये फैसला लिया गया था और ग्वालियर के कई पार्षदों ने, जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं और कई दिग्गज नेता हैं, उन्होंने उनको मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया कहा था। ऑन रिकॉर्ड ये चीज है, ये आरोप तो आप लोग लगाते थे। खैर, अब ये बात अलग है कि अब वो आपकी पार्टी के अब दिग्गज नेता हो गए हैं, तो वो तमाम आरोप स्थगित कर दिए गए हैं, हटा दिए गए, वो एक अलग चीज है। रमेश जी, जिस तरह की जो राजनीति हम प्रदेश में देख रहे हैं, क्या इस तरह की राजनीति आपने पहले देखी? और जब कोरोना काल में, मेरा सवाल दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं से यही था, शंकर लाल जी से भी यही, और यहाँ पे मिथुन जी से भी मैंने पूछा, दोनों तमाम बातों को गोलमोल करते जा रहे हैं। जो राजनीति हो रही है, क्या जायज है ये इस तरह की राजनीति? देखिए, मोटे तौर पर इससे तो कोई शक नहीं गौरी जी कि राजनीति की गरिमा घटी हुई है, और मोटे तौर पर जब राजनीति की गरिमा घटेगी तो स्वाभाविक रूप से समाज में भी उसका प्रतिबिंब तो उसका पड़ेगा। जहां तक इन लोगों का है, एक और बात है, अगर छीका टूटेगा तो बिल्ली को तो झपटना ही है उसके ऊपर। कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस को जरूर इस पर विचार करना चाहिए कि वो अपने विधायकों को क्यों कंट्रोल नहीं कर पाई, और अगर वो पैसे लेकर के गए हैं, जैसे कि कांग्रेस आरोप लगाती है, तो आपने ऐसे लोगों को टिकट ही काहे दी है जो पैसे लेकर के कल को कभी चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस पूरे मामले में आत्ममंथन करना चाहिए, और ये स्थिति मध्य प्रदेश अकेले में नहीं है। कुछ विधायक उनके गुजरात में भी गए हैं, कुछ विधायक उनके राजस्थान में भी ये स्थिति बन गई है, कर्नाटक में देख लीजिए आप, महाराष्ट्र में देख लीजिए, उनकी जगह जगह कहीं ना कहीं कांग्रेस को खुद को भी इस मामले में विचार करके और पुनर्गठन करना चाहिए, जैसा कि इंदिरा जी ने किया था। तो मोटे तौर पर इसमें गलती तो कांग्रेस की है। भाजपा तो बैठी थी इस मामले में कि आपका छीका टूटे और हम सरकार बनाए, तो ये तो उनको उसमें विचार करना चाहिए। दूसरा, जहां तक आपने कहा विधानसभा के सत्र स्थगित का, इसमें चूंकि ये निर्णय सर्वदलीय निर्णय है, और स्वाभाविक रूप से यदि हम कह रहे हैं कि गणेश जी नहीं बैठेंगे, सामूहिक रूप से नमाज नहीं होगी, लोग घर पर नमाज पढ़ें, घर में पूजन करें, स्कूल कॉलेज भी बंद हैं, ये ठीक कहा कांग्रेस प्रवक्ता जी ने। ऐसी स्थिति में अगर विधानसभा का सत्र आगे टाला जाता है तो मैं समझता हूं इसमें कोई बहुत अनहोनी नहीं है। एक केवल इसमें बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो था वो बजट का है। आपको कल्पना है कि बजट जो है जा चुका है, लगभग छपने जा चुका है। तो कुल मिलाकर के बजट जो है वो कहीं ना कहीं उसका तरीका है, जो मंत्रिमंडल की कैबिनेट है वो प्रत्याशा में उस बजट को जारी कर सकती है, तो कुल मिलाकर के वो पैसा उसमें से लिया जा सकता है, खर्च किया जा सकता है। तो मैं शर्मा जी, क्योंकि जैसे हम थर्ड मीडिया की बात करते हैं, और हम मतलब सभी मीडिया में, चाहे सोशल मीडिया हो, फिर चाहे तमाम चीजें हो, क्योंकि फैसिलिटीज बहुत आ गई है, जब लाखों करोड़ों की
सभा को जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया जा सकता है, तो क्या ये ऑल्टरनेट नहीं निकाला जा सकता था कि विधानसभा को भी आप मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर लें और जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं कम से कम उनको लेकर चर्चा तो की जाए? क्या ये भी एक आवश्यक हो रहा है? तो जैसा कि एक वर्चुअल मीटिंग का चल गया है, इस तरीके से वर्चुअल विधानसभा सत्र तो बुलाया जा सकता है, लेकिन सामूहिक समागम का अगर कोई राजनीतिक दल सभा भी कर रहे हैं तो उनको उससे बचना चाहिए। सभाएं नहीं हो इस समय बचना चाहिए सभाओं से। वर्चुअल विधानसभा की सिटिंग तो की जा सकती है। बिल्कुल, क्योंकि अभी हाटपिपलिया में भी देखा माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राज्यसभा सांसद भी पहुंचते हैं, अच्छी खासी गैदरिंग होती है। तो सवाल यह है कि अगर आप उपचुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये तमाम सभाएं कर सकते हैं, तो जहां पे विधानसभा में जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठते हैं तो जनता को तो ना तो यहाँ पे पक्ष कुछ समझ रहा है ना ही विपक्ष कुछ समझ रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि विधानसभा सत्र में जनहित के ही मुद्दे आते हैं, खासतौर से अविलंबनीय महत्व के मुद्दे आते हैं। विधायक जो प्रश्न पूछते हैं उसमें भले ही हाउस में उस पर चर्चा हो पाए ना हो पाए, लेकिन डिपार्टमेंट जो उन पर जवाब मंगाता है तो उस पर काफी कार्रवाई होती है। तो मैं समझता हूँ अगर सत्र स्थगित हो गया है तो दोनों ही राजनीतिक दलों को इस मामले में विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि कार्य मंत्रणा समिति भी होती है, उसको ये विचार कर लेना चाहिए कि अविलंबनीय महत्व के जो ध्यानाकर्षण आ गए हैं, जो विधायकों के प्रश्न आ गए हैं, उन पर बाकायदा विभागों से ले लिया जाए और मंत्री को संबंधित विधायक को उसको सूचित किया जाए, उन पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। वाकई में मिथुन जी, ये तो भी आपको मानना होगा कि आपका आला कमान भी शायद ध्यान नहीं दे रहा है, जिस वजह से ये स्थिति बन गई है। क्यों भाई आपका जो विधायक है वो एक एक करके छोड़ के जा रहा है? अगर मैं यहाँ पे राकेश जी ने जिस तरह से सवाल किया कि अगर वो बिकने वाले थे तो आप लोगों ने टिकट क्यों दिया? देखिए रश जी, जब टिकट देते हैं उस समय नहीं पता होता कि कौन बिकने वाला है कौन नहीं बिकने वाला है। हम ये उम्मीद करते हैं कि जिन लोगों को कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ा रही है, जिन विधायकों की आप बात कर रहे हैं, वो अगर इतने बड़े नेता हैं तो बिना सिंबल के चुनाव लड़के दिखा दें, 5000 वोट नहीं मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी हाथ के पंजे पर उनको टिकट मिला, अच्छे बहुमत से हम लोगों ने सरकार बनाई। हम लोगों ने जो 24 विधानसभा सीटें थी उसमें से गोविंद राजपूत ये भी कह रहे हैं 17 सीटें जो है 10,000 से ज्यादा हमने मतों से जीती है। देखिए शंकरलाल तिवारी जी की समस्या ये है कि उन्होंने मेरे पिछले वक्तव्य को भी नहीं सुना, नहीं तो वो समझ पाते कि मैंने ये कहा कि जो कोरोना का समय है, 1 मिलियन से ज्यादा केसेस मोदी जी के नेतृत्व में हो चुके हैं, मिलियन की तरफ वो बढ़ाने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है। तो मैंने ये कहा कि हमारा स्टैंड तब भी यही था, लेकिन उस समय ये लोग कोरोना को डरोना कहते थे। जब इनको सदन में आना था, सत्ता पलटनी थी, तब डरोना कहते थे। आज इन्हें कोरोना मालूम हो रहा है जब 3 महीने में 3 हमारे स्वास्थ्य मंत्री बदल चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गोविंद सिंह राजपूत ये भी कह रहे हैं कि अभी 4 और आएंगे। अब आप गोविंद सिंह राजपूत जी की डील जिनसे हुई है उनके बारे में गोविंद सिंह राजपूत जी को पता होगा। देखिए जितने आएंगे, मैं तो कह रहा हूँ जितने आए। सुनिए, उसके बाद आप अपनी पूरी बात कीजिएगा। देखिए गाहे बगाहे खबर तो मिल ही जाती है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। आज जिस तरह से गोविंद सिंह राजपूत ने ये बाइट दे दिया कि भाई 4 और आएंगे, तो आप लोग क्या ये पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि भाई कौन है, कौन विभीषण है, कौन भीतर घात लगा कर रहा है पार्टी के साथ? इतना तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है भाई कि आप लोगों को पता होना चाहिए। रश जी बिल्कुल बनती है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, जो लोग पैसे के प्रलोभन में जा रहे हैं, जो लोग राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के प्रलोभन में जा रहे हैं, शंकरलाल तिवारी जी ने बहुत अच्छी बात कही, जन सेवा के लिए जा रहे हैं। जन सेवा के लिए नहीं जा रहे हैं साहब, स्वयं सेवक बन गए और स्वयं की सेवा के लिए जा रहे हैं, पद ले रहे हैं। शंकरलाल तिवारी जी आज बोल दें कि जो भी जन सेवा के नाम आएगा उसमें से किसी को हम पद नहीं देंगे, और आ जाए हमारी पार्टी में, दिख जाएगा कितने लोग जा रहे हैं। पैसे लेकर के ये लोग खरीद फरोख्त कर रहे हैं। कर्नाटक का था ऑडियो आया, राजस्थान का ऑडियो आया, कुछ दिनों में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आज आपको जानकारी दे रहा हूं, मध्य प्रदेश के अभी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 15 महीने में तो आप लोग मिथुन जी कुछ कर नहीं पाए। आप इस मामले में बहुत सारी चीजों में 15 महीने में तो आप लोग कुछ कर नहीं पाए। देखिए रश जी, इस आरोप को मैं खारिज करता हूँ। 15 महीने में जो किया है उसकी लिस्ट हमने पहुंचाई है। ठीक है, पिछले बार भी आपने मांगा था, सारी लिस्टें हमने पहुंचा दी है। आपने एक भी लिस्ट नहीं दी है। मैं यहाँ पे किसान नहीं, आपने एक भी लिस्ट नहीं दी है। मैं यहाँ पे खंडन करती हूँ आपके इस वक्तव्य का। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, एक सेकंड 22 लाख किसानों की लिस्ट मैं प्रमाण हम लोग पहुंचा चुके हैं। आपके एडिटर साहब से पूछ लीजिएगा। उसके बाद आपका ये भी आपसे एक ये भी निवेदन है
कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जरा उनसे भी पूछ लीजिए कि कमजोर वर्ग के लोगों को पीटने के अलावा पिछले 100 दिन में इन्होंने किया क्या है। ठीक है, मैं ये भी सवाल कर रही हूँ, और मैं ये नहीं, मैं आपसे भी सवाल करती हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल करती हूँ। मैं आदर करता हूँ दोनों तरीके के प्रश्नों का। शंकर लाल जी, यहाँ पे मिथुन जी का आरोप है कि भाई आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हुए सत्ता पक्ष में आए, लेकिन कुछ लोगों का ही विकास हो रहा है, दलितों पे अत्याचार हो रहा है। और मेरा सवाल ये कि यहाँ पे जैसे अब आप ही के पार्टी के दिग्गज नेता हो गए गोविंद सिंह राजपूत, जिन्होंने ये कह दिया है कि 4 विधायक और आएंगे, तो बता दीजिए उन 4 के अलावा कितने संपर्क में हैं? देखिए, मैं पहली बात तो कांग्रेस के मित्र का उत्तर देना चाहता हूँ कि वो इस गलत फहमी में न रहे कि बहुमत से सरकार बनी थी और प्रदेश के अंदर कांग्रेस को बहुमत मिला था। अगर बहुमत मिला था तो प्रदीप जायसवाल निर्दलीय चुनाव जीते थे, रमाबाई रोज हंटर लेके घूम रही थी, और इन्होंने भी जोड़ तोड़ करके सरकार बनाई थी। कोई बहुमत कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला, हमें भी बहुमत नहीं मिला। हाँ। दूसरी बात जो आपने कही कि 4 विधायक गोविंद सिंह जी ने कहा कि और आने वाले, मैं तो आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि वो 4 कौन है इसका तो गोविंद सिंह जी बता पाएंगे, आने वाला समय बताएगा। और इनसे ये पूछिए कि जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह जेब में बीजेपी के एमएलए डाल के घूम रहे थे जब कमलनाथ जी की सरकार थी, और ये रोज कहते थे जीतू पटवारी की बीजेपी के 10 आ रहे हैं, बीजेपी के 25 आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह कह रहे थे नहीं मेरे पास सारी व्यवस्था है, और इस तरह की मुगालतेबाजी और अपना घर भरना। दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश में कोई नेता नहीं दिखा मंत्री बनाने के लिए, अपना खुद का लड़का। आपके पास, अगर आपके पास प्रमाण है तो आप उनको सिद्ध कीजिए। और दूसरी चीज ये है शंकर लाल जी कि यहाँ पे किसने किसको मंत्री पद से नवाजा, ये तो छोड़ दीजिए, जो कल यहाँ से इस्तीफा देके कांग्रेस से जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, आपने तो उनको भी भाई पद से नवाज दिया है। तो जब देखिए, जब खुद का घर शीशे का हो तो हम दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकते। यही मैं कांग्रेस वालों को कहना चाहता हूँ कि जब इनकी बहुमत की सरकार नहीं थी, इन्होंने भी जोड़ तोड़ के बनाया था, तो फिर आज तो इनके 26 विधायक टूट करके और पार्टी पर आरोप लगा करके कि कुछ काम नहीं हो रहे थे। आपने अभी 15 महीने की बात कही तो कांग्रेस के मित्र हमारे बेबस पड़े, कहने लगे नहीं मैं खारिज करता हूँ। सवाल यह है कि इनके दल के विधायकों ने 15 महीने के कामों को खारिज किया है। वचन पत्र के सवाल पर ज्योतिरादित्य जी का बयान था कि यदि वचन पत्र की मांगे पूरी नहीं की गई तो हम सड़क में आ जाएंगे। उनकी बात सुनने के बजाय कमलनाथ उन्हें चुनौती दे रहे थे कि सड़क में आना है तो आ जाओ। लेकिन शंकर जी वो सड़क पर आए और आप अपनी BMW में बैठा के बीजेपी ले गई उनको। ये भी तो हम कोई रामलीला मंडली चला रहे हैं क्या? हम कोई भजन मंडली चला रहे हैं क्या? हम क्यों नहीं सरकार बनाएंगे? ठीक है, 4 सीटों से हमारी रह गई थी। हम जनता की सेवा करने के लिए बैठे हैं। अगर कांग्रेस के लोग अपने से हमारे पास आ रहे हैं, लोकतंत्र है, विचार है उनके, वो हमारे विचारों से जुड़ रहे हैं, तो हम क्यों नहीं करेंगे कोई भजन मंडली? हालांकि यही ज्योतिरादित्य सिंधिया है, जब कुछ महीने पहले की बात है जब वो भाजपा में शामिल हो रहे थे, उसके मुश्किल से 15-20 दिन पहले की बात है जब वो करारा में एक सभा को संबोधित करते हैं तो वो जोर जोर से कहते हैं कि कमलनाथ सरकार ने किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ किया है, और जो आरोप यहाँ पे विपक्ष लगा रहा है वो निराधार है। चर्चा फिर इस पे भी होनी चाहिए। मिथुन जी बहुत मैं केवल संक्षेप में रश्मि इतना कहना चाह रहा हूँ, शंकर लाल तिवारी जी ने कहा कोई छोटा बच्चा नहीं है कि किसी के भी मुंह में शब्द डाल दिए जाएंगे और वो शब्दों का इस्तेमाल कर लेगा। कोई छोटा बच्चा नहीं है, सब परिपक्व हो चुके हैं राजनीति में। पार्टी के अंदर रहते समय और रहते हुए पार्टी की वकालत तो कुछ न कुछ सभी को करनी पड़ती है, और इसलिए ज्योतिरादित्य जी एक तरफ करेरा में भाषण भी कर रहे थे, दूसरी तरफ कमलनाथ जी को ये भी कह रहे थे कि कर्जा माफ करो। ठीक है, तो मतलब मैं शंकर लाल जी मैं मान लूं क्योंकि आप भी भारतीय जनता पार्टी से हैं और वरिष्ठ नेता हैं, विधायक भी रह चुके हैं, क्योंकि एक
जो कहते हैं लक्ष्मण रेखा रहती है उसी का हवाला देते हुए आपको भी वो तमाम चीजें कहनी पड़ती होंगी जिनसे आप इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, ये तो आपने भी क्लियर कर दिया। बहुत संक्षेप में मिथुन जी, केवल संक्षेप में रश जी मैं इतना कहना चाहता हूँ, यदि एक लक्ष्मण रेखा के अंदर हमें पार्टी को डिफेंड करना पड़ता है, पार्टी का पक्ष रखना पड़ता है, तो गोपाल भार्गव जी ने कहा था कि मेरे क्षेत्र में लोगों तक पैसा नहीं पहुंच रहा है, शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, मेरे ख्याल से वो भी एक तरीके की पैरवी होगी। और अजय विश्नोई जी जो कह रहे हैं कि हमें इस तरीके की सरकार नहीं बनानी चाहिए, तो ये भी एक तरीके की पैरवी होगी। तो अनुशासन के नाम पर बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी इस पर भी जल्दी जवाब देगी। ठीक है, ठीक है। रमेश शर्मा जी, जो दिग्विजय सिंह के भाई है वो क्या कहते थे जब कमलनाथ जी की सरकार थी? वो लक्ष्मण सिंह जी कहाँ रहे हैं? आपकी पार्टी में नहीं लिया था आपने? ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए। रमेश शर्मा जी, अभी तो बात करें तो 26 सीटों पर अभी मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना है और जिनमें से 24 जो बीजेपी में शामिल हो गए हैं कांग्रेस के। क्या लगता है जब तक चुनाव की बेला बिल्कुल नजदीक आ जाएगी तब क्या स्थिति होगी? कितने लोग मतलब कांग्रेस खाली करके बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? क्या ये तो नहीं कि सभी के सभी बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे? सर, सारे लोग तो नहीं हो पाएंगे। जैसे हम अगर देखें तो कांग्रेस में 90-91 के बाद जो थोड़ी सी टूटन शुरू हुई थी, अर्जुन सिंह जी ने भी अलग पार्टी बना ली थी, माधवराव जी ने भी अलग पार्टी बना ली थी, शरद पवार जी ने भी अलग पार्टी बना ली थी। पार्टियां कभी खत्म तो नहीं होंगी। ये ठीक है, कुछ लोग उसमें से और हो सकता है और 2-4 लोग और टूट जाएं, बाकी के लेकिन इससे एक फायदा कांग्रेस। रमेश जी, रोक रही हूँ, इसी बीच सुबह हम चर्चा भी कर रहे थे मेरे सहयोगी के साथ, नेपाल नगर की जो विधायक है सुमित्रा देवी जी, कि भाई कितनी देर में वो बीजेपी में शामिल होंगी। तो आप सभी के लिए ये जानकारी भी दे दूं कि अब वो भी बीजेपी की हो गई है। मतलब कुल मिला के अब यहाँ पे और कल परसों तक मंत्री भी बन जाएंगी, दर्जा प्राप्त। अब मंत्री तो वो नहीं बनेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के ये वाकई एक बहुत आश्चर्यजनक राजनीति है। और इस तरह का एक बार जब संदिग्ध बनी थी तो एक ग्रुप टूटा था 36 लोगों का और उसके बाद वो सारे के सारे कांग्रेस में लौट गए थे। लेकिन ये सिलसिला नहीं चला था कि आज एक आ रहा है, कल 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। ये वाकई मध्य प्रदेश में एक नया अनुभव है। बिल्कुल, और वाकई में शायद इसलिए अब इस बात की जरूरत भी महसूस की जाने लगी है कि ये जो दल बदल कानून है उसको संशोधित कर देना चाहिए, क्योंकि जो जिस दल में रह के और जिस चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहा है क्यों उसको संशोधित नहीं करती हैं पार्टियां। ये भी एक बड़ा सवाल है और सवाल इसलिए भी है कि अगर जो बीच सरकार में अगर दल बदल करता है तो उनके आने वाले चुनावों में 6 साल तक के लिए उनके चुनाव लड़ने पर बैन लगा देना चाहिए। इस तरह की जो संशोधन है वो क्यों नहीं करती? बहुत संक्षेप में चाहूंगी आपका रिएक्शन शर्मा जी, बहुत संक्षेप में। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये पार्टी का अनुशासन तो होना ही चाहिए। अब कितना पैसा खर्च होता है, कितने लोगों ने वोट दिया, इस पर तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होना ही चाहिए कि जिस पार्टी से चुनाव लड़ाया आप कार्यकाल पूरा करिए या फिर आपकी योग्यता खत्म हो जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शर्मा जी चर्चा में शामिल होने के लिए। मिथुन जी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए और तिवारी जी आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश में कोरोना की वजह से विधानसभा का मानसून सत्र स्थगित हो गया है और इस सत्र के स्थगित होने से किसे ज्यादा फायदा होगा और किसे नुकसान, ये दोनों प्रमुख दल अच्छे से समझ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय तो ये है कि एक के बाद एक उसके तमाम विधायकों का इस्तीफा देना है। प्रद्युमन लोधी के बाद अब नेपाल नगर विधायक सुमित्रा देवी ने भी हाथ का साथ छोड़ दिया है। इसके साथ ही अब उपचुनाव की जो 25 वाली पिक्चर थी वो 26 की हो गई है। सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस को आगे और भी झटके लगेंगे या फिर पार्टी जल्द ही स्थिति को संभाल कर उपचुनाव के लिए खुद को तैयार कर सत्ता की जंग में बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी, ये देखना अहम होगा। इसी के साथ जनता मांगे जवाब में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे थे नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब।